बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का जो है कि यूपी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सिया राम शरण गुप्त। तो देखिए कॉपी पे कैसे आप लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक, तो आंसर हमारा कौन सा? सी सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण, अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। देखिए प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो हैं अज्ञेय जी, ऑप्शन बी हमारा सही है। अब तीसरा देखिए क्वेश्चन है, भाव विलास के रचनाकार हैं देव, बिहारी, चिंतामणि, मतीराम। देखिए भाव विलास के जो रचनाकार है वो देव, ऑप्शन ए हमारा सही है। अब देखिए चौथा है, छत्रसाल दशक किन की रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। तो देखिए छत्रसाल दशक जो है वो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, वो भूषण जी की रचना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार? देखिए जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत। देखिए कला और बूढ़ा चांद के लेखक जो है वो है सुमित्रानंदन पंत, हमारा ऑप्शन डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी। देखिए नीड़ का निर्माण फिर जो है कि वो रचना का वो है आत्मकथा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, श्याम सुंदर दास। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए ऑप्शन हमारा सी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक जो माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, आलोचना साहित्य के जनक। ठीक, 9 नंबर है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र। देखिए परीक्षा गुरु जो है वो उपन्यास विधा है। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है 10 नंबर, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हजार प्रसाद द्विवेदी, रागेय राघव, धर्मवीर भारती। देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा के जो रचनाकार है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। देखिए रस के जो है 4 अंग होते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 12, 11, 16। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 11 मात्राएं होती हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है निर्दय में? देखिए निर्दय में जो है कि ऑप्शन सी हमारा सही है, निर,
निरुपसर्ग है। ठीक, देखिए 15 नंबर है, नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। देखिए नील गाय में जो है कि कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन है, खेत का तत्सम रूप है भूमि, जमीन, क्षेत्र, पृथ्वी। देखिए खेत का तत्सम रूप जो होगा वो होगा क्षेत्र। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, युग्मक युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा युष्माकम, युष्मासु, युष्मात, त्वौत। देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा युष्मासु। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भाववाच्य में कितनी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। देखिए भाववाच्य में जो है कि क्रिया की प्रधानता होती है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2, 4, 3, 8। देखिए वाक्य के 2 तत्व होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। अब आखिरी ऑप्शनली क्वेश्चन जो है वो है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अव्यय पद, अव्यय पद, अपव्यय पद, व्यय पद, इनमें से कोई नहीं। देखिए अविकारी पद को जो है कि अव्यय पद से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अब देखिए खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 2 पैराग्राफ आता है अथवा करके, जिनमें से आपको एक ही लिखना होता है। देखिए 3 प्रश्न का उत्तर देना है और इसमें आपका 3 क्वेश्चन भी दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं अथवा करके यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ दिया है, यानी दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो चलिए पहला वाला देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का एक एक शब्द लिख के बीच में डैश कर लेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। चलिए देखते हैं सारांश। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कुसंग का जड़ शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसमें लेखक कह रहे हैं कि संगति केवल, इसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि संगति केवल नीति और सद्गति का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। इसका मतलब है कि बुरी संगति व्यक्ति की नैतिकता और अच्छे गुणों को नष्ट कर देती है और उसकी बुद्धि को भी छीन कर देती है। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, ईर्ष्या से बचने, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? चलिए देखते हैं। देखिए सुदृढ़ बाहु का अर्थ मजबूत और सहारा देना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 2 पद्यांश है, एक ये है आप देख सकते हैं और इसमें 3 प्रश्न है और अथवा करके एक और दिया है। देखिए इसमें भी क्या है, 3 प्रश्न है, एक ये प्रश्न हुआ हमारा और 2 प्रश्न यहाँ पे हैं। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हम एक एक शब्द लिख के साइड साइड बीच में डैश देंगे। इसको इसलिए करेंगे, ऐसे एग्जामिनर समझ लेगा कि आप इन दोनों पैराग्राफ में से किसका आप आंसर दे रही हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का आंसर देंगे। चेतक पर चढ़ चेतक पर तलवार उठा। चेतक का मतलब क्या होता है, चढ़ चेतक पर, यानी घोड़े पर चढ़ने के लिए बोला है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। भूतल पानी को यानी भूतल पे जब वो पैर रखता था तो क्या होता था, पानी निकल आता था भूतल से। राणा प्रताप सिर काट काट, जो राणा प्रताप थे वो क्या करते थे, सिर को काट काट के, यानी अपने शत्रुओं के सिर को काट काट करके
करता था सफल जीवन को। शत्रु के सिर को काट काट के अपने जीवन को सफल बनाता था। ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त पद्यांश में कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। देखिए, कवि एवं शीर्षक का नाम। उपयुक्त पद्यांश हिंदी कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हल्दी घाटी से लिया गया है। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या देखिए रेखांकित अंश की, जो अभी हमने आपको बताया वही होगा। देखिए, चेतक नाम के घोड़े पर सवार होकर के तलवार को मांझ करके राणा प्रताप सिर काटता था। जिस भूतल पर पैर रखता था वहां से पानी निकल आता था। अर्थात राणा प्रताप अपने शत्रुओं का सिर काटकर अपने जीवन को सफल, अपने जवानी को सफल बना रहा था। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है। किस योद्धा का वर्णन है, देखिए उपयुक्त पद्यांश में राणा प्रताप का वर्णन किया गया है। तो ये तो हमारा दूसरा हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी क्या है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इसमें भी दो पैराग्राफ दिया है, एक तो ये है हमारा और अथवा करके आप देख सकते हैं, दूसरा हमारा ये है। यानी इन दोनों में से कोई एक हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे। फर्स्ट और लास्ट शब्द साइड साइड लिख के बीच में डैश देंगे, ऐसे एग्जामिनर को पता चलेगा हम कौन सा पैराग्राफ, कौन सा गद्यावतरण कर रहे हैं। ठीक। तो हम पहला करेंगे। देखिए हेडिंग डाल लेंगे इसी प्रकार से, प्रश्नोत्तर संख्या 3। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। देखिए अब हम इसका अर्थ निकालेंगे। कैसे, देखिए वाराणस्य मतलब वाराणसी, प्राचीन काला देव मतलब प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया विद्या की दिव्य ज्योति, दिव्य मतलब अलौकिक ज्योति धोतते प्रकाशित हो रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। आधुना अपि यानी आज भी, अत्र यहाँ पर, संस्कृत वाग्य धारा, संस्कृत भाषा की धारा, सतत यहाँ प्रवहती प्रवाहित होती है। यानी आज भी यहाँ पर संस्कृत भाषा की धारा प्रवाहित होती है। जनाना लोगों का ज्ञानाश्च ज्ञान वर्धयन्ति बढ़ता है और लोगों का ज्ञान बढ़ता है। अत्र यहाँ अनेके अनेकों, यहाँ अनेकों, आचार्याम आचार्य, मूर्धन्याम मूर्धन्य, विद्वांसम विद्वान, वैदिक वर्णमयस्यम यानी वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्ययन, अध्यापने अध्यापन, च और इदानी निर्ताम लगे रहते हैं। देखिए यहाँ अनेकों आचार्य मूर्धन्य विद्वान द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। न केवल भारतीय, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी गिरवाण वाण्यम संस्कृत भाषा अध्ययनाय अध्ययन करने अत्र के लिए अगच्छन्ति यहाँ आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ संस्कृत का अध्ययन करने के लिए आते हैं। निशुल्कम निशुल्क, चह और विद्याम विद्या गृहणन्ति ग्रहण करते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अब इसका अनुवाद देखिए किस प्रकार से। देखिए वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। आज भी यहाँ पर संस्कृत भाषा की धारा प्रवाहित होती है
और लोगों का ज्ञान बढ़ता है। यहाँ अनेकों आचार्य मूर्धन्य विद्वान द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा। अब चौथा देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका क्या करना है, हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ठीक, तो अब इसका संदर्भ और अनुवाद देख लेते हैं। इसमें भी अथवा करके दिया, देखिए अथवा दूसरा हमारा जो दिया है वो देखिए दूसरा हमारा यहाँ पे है। ठीक, अथवा करके तो हम देखेंगे किसका, इसका हम देखेंगे संदर्भ सहित अनुवाद। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन डालेंगे और सेम उसी तरह से लिखेंगे। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत के अन्योक्ति विलास से उद्धृत है। ठीक, अब देखिए अनुवाद, रात्रि समाप्त हो रहा है और भविष्य में सुबह का आगमन होगा। सूरज की किरणें हंसते हुए सुबह को उजागर करती हैं, साथ ही कमल के फूल खिलते हैं। इस प्रकृति में सौंदर्य को दर्शाता है। ठीक, इस प्रकार यह प्रकृति सौंदर्य को दर्शाता है। और देखिए, और कमल में बंद भंवरा ऐसा सोच ही रहा था कि हाथी ने कमल को उखाड़ फेंका। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए अब 5वां क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक के उत्तर दीजिए। तो ये जिला वाइज करके आता है। तो हमारे गाजीपुर जिले में जो है कि मुक्तिदूत खंड काव्य है। ठीक, तो क्वेश्चन है, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। या तो ये कीजिए आप, या फिर मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो हम देखेंगे तृतीय सर्ग का कथानक। देखिए प्रश्न संख्या 5, मुक्तिदूत खंड काव्य तृतीय सर्ग। इस सर्ग में भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन विस्तार रूप से किया गया है। तृतीय सर्ग में अंग्रेजों की दमन नीति के प्रति गांधी जी का विरोध व्यक्त हुआ है। देश में अंग्रेजों का शासन था, उनके अत्याचार चरम सीमा पर थे। देखिए तृतीय सर्ग में क्या कहता है कि जो अंग्रेज है उनका जो दमन नीति है, वो दमन नीति के प्रति उनके क्या थे, जो गांधी जी थे वो विरोध करते थे अंग्रेजों के प्रति। और देश के अंग्रेज का शासन था, देश में हमारे क्या था, अंग्रेजों का उस वक्त शासन था। और उनके विचार जो थे, उनके अंग्रेजों के जो अत्याचार थे वो चरम सीमा पे थे। बिल्कुल क्या, बहुत ज्यादा वो अत्याचार कर चुके थे। गांधी जी के नीति से अंग्रेजों का हृदय नहीं बदला। गांधी जी का जो नीति था उनसे क्या हुआ, अंग्रेज लोग नहीं बदले। तब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ दिया। क्या किया, सत्याग्रह के रूप में संघर्ष छेड़ दिया। इस युद्ध में देशवासी जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पटेल जी आदि इस युद्ध में जो सत्याग्रह छिड़ा, इस युद्ध में, इस सत्याग्रह में कौन कौन थे, देश के देशवासी भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, पटेल जी थे और आदि नेता संघर्ष में शामिल हो गए। इन्हीं दिनों जलियांवाला बाग घटना हुआ। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इन्हीं दिनों हुआ। अमृतसर के इस घटना में अंग्रेजों के विरुद्ध जनता एकत्र हुई। अमृतसर में जब ये कांड हुआ तो जो अंग्रेज थे उनके विरुद्ध क्या हुई, जनता एकत्र हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनमें से एक अंग्रेज था जिसका नाम था जनरल डायर। उस अंग्रेज ने, जनरल डायर ने
निहत्थी जनता पर 1650 चक्र गोलियों का वर्षा कर भून डाला। लोगों को 1650 गोलियों का उसने वर्षा करवा दिया और लोगों को भून डाला। इसका शिकार माताओं, विधवाओं, बिलखते बच्चों को भी होना पड़ा। तो ये हो गया हमारा खंड काव्य जो मुक्तिदूत है उसका तीसरा सर्ग। ठीक, इसमें तीसरे सर्ग में आपका क्या किया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी युद्ध के बारे में बताया है। अब देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो है जीवन परिचय है लेखक का। देखिए पहला है जयप्रकाश भारती, दूसरा पद्मलाल पूनालाल बख्शी और तीसरा है जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से हम देखेंगे जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय। देखिए हेडिंग डालेंगे जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय। देखिए संक्षिप्त परिचय पहले देंगे। जन्म 2 जनवरी 1936, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, पिता श्री रघुनाथ सहाय, शिक्षा बीएससी, संपादन भारत की प्रतिनिधि कथाएं, मृत्यु 5 फरवरी 2005 ईस्वी को। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे जयप्रकाश भारती का जन्म 2 जनवरी 1936 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर मेरठ में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय था, जो मेरठ के प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भारती जी ने अपनी बीएससी तक की शिक्षा मेरठ में ही पूरी की। इन्होंने अपनी बीएससी तक की शिक्षा कहाँ की? मेरठ में पूरी की। ठीक, साक्षरता के प्रचार प्रसार में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन्होंने अनेक वर्षों तक मेरठ में निशुल्क प्रौढ़ रात्रि योगदान रहा है। इन्होंने अनेक वर्षों तक दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक हिंदुस्तानी के सह संपादक भी रहे। इन्होंने संपादक कला विशारदा की उपाधि प्राप्त की। इनका निधन 5 फरवरी 2005 को हो गया। साहित्य में स्थान जयप्रकाश भारती जी मुख्यतः बाल साहित्य और वैज्ञानिक लेखों के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने वैज्ञानिक विषयों को हिंदी में प्रस्तुत करके तथा उसे सरल, रोचक और उपयोगी बनाकर अन्य साहित्यकारों का मार्ग निर्देशक किया है। तो ये हो गया इनका साहित्य में स्थान। अब देखिए इनकी रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं इनकी? हिमालय की पुकार, अनंत प्रकाश, देश हमारा, चलो चांद पर चले, सरदार भगत सिंह, उनका बचपन यूं बीता, बर्फ की गुड़िया, दुनिया रंग बिरंगी और लास्ट हमारा है ऐसे थे हमारे बापू। तो ये हो गया लेखक का जीवन परिचय। अब देखिए ख नंबर है कवि का जीवन परिचय, यानी किसी एक का इनमें से जीवन परिचय लिखना है किसी एक कवि का। सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से हम लिखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय। जन्म सन 1478 ईस्वी को, जन्म स्थान रुनकता, पिता पंडित रामदास, माता जमुना दास बाई, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य। रचना इनकी जो है वो है सुर सरावली। काल भक्ति काल, मृत्यु सन 1583 ईस्वी को। तो ये हो गया संक्षिप्त परिचय। अब देखेंगे जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिही नामक स्थान को मानते हैं। देखिए इनका जन्म जो है, सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में मथुरा से जो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क है उसी के पास
रुनकता ग्राम पड़ता है, गांव पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनके जन्म स्थान में सीही नामक जो स्थान स्थान है वहां इन्हें मानते हैं। ठीक। और उनके पिता का नाम देखिए, सूरदास के पिता का नाम रामदास था, जो उनके पिता का नाम पंडित रामदास था, जो सरस व ब्राह्मण थे। इनके पिता क्या था? सरस थे और ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि सूरदास जी जो है कि जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। लेकिन ये कोई सिद्ध नहीं कर पाया है कि सूरदास जी अंधे थे या नहीं। इनके संबंध में विद्वानों ने अनेक मतभेद किए हैं कि ये अंधे हैं या नहीं, किंतु इन्होंने मानव स्वभाव एवं श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का सच में जितना सुंदर वर्णन किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये जन्मांध होते हुए भी इन्होंने क्या किया है? श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है, इतना विचित्र वर्णन किया है कि ऐसा नहीं माना जा सकता है कि ये कोई जन्मांध व्यक्ति ऐसा कर सकता है। वल्लभाचार्य के संबंध में आने के बाद, इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। उनके संबंध में आने के बाद कृष्ण के भक्ति के पद गाने लगे। जब ये वल्लभाचार्य के संबंध में सूरदास आए तो कृष्ण के भक्ति का पद गाने लगे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या है? देखिए साहित्यिक परिचय, सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। ये क्या थे? पूरी तरह से प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। जो कृष्ण की भक्ति थी, जो कृष्ण के ये पद गाया करते थे, उसे ही ये क्या बना लिए? मुख्य विषय बना लिए। इन्होंने कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। ठीक। तो ये हो गया साहित्य परिचय। अब देखेंगे कृतियां इनकी कौन कौन सी हैं। देखिए, सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। देखिए, इन्होंने टोटल जो है कि 1.25 लाख पद की रचना की है, जिनमें से अभी तक 8 से 10,000 ही पद खोजा गया है। बाकी इनकी जो पद बची हुई है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में है। इनकी जो भी बची हुई है पद, वो सब कहाँ है? काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है, उसी के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा हुआ है। इनमें से 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। कौन कौन से? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए श्लोक है जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया है वही लिखना है। ठीक। बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ये 7 नंबर हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी इनमें से किसी 2 ही प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक। तो आप एग्जाम में 2 क्वेश्चन के ही उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे हम चारों क्वेश्चन है, इन चारों का हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वे यात्रिणम क दृष्टवा अहसन। देखिए उत्तर क्या है? सर्वे यात्रिणम वाचालत नागरिक दृष्टवा अहसन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? पुरुराज गीतायाम क संदेशम अकथयत। ठीक। अब इसका आंसर देखिए, युद्धे जयस्य पराजयस्य वा चिंता त्यागत्वा युद्ध करणीयम। ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? कुपः किमर्थ दुखम अनुभवति। कूप नितरा नीचः अस्ति
अतः स दुखम अनुभवति। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, रिपु कया वर्धते, रिपु उपेक्षया वर्धते। तो ये हो गया आठवां का जो प्रश्न है उसका उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन। तो इनमें से हम देखेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक, देखिए आप एग्जाम में इनके 2 ही आंसर लिखिएगा, यहाँ 4 हम आप लोगों की सुविधा के लिए बताए हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 बिल्कुल इसी तरह से आप हेडिंग कीजिएगा, उसके बाद प्रस्तावना लिखिएगा। देखिए प्रस्तावना क्या है, देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप। प्रस्तावना, आज का युग विज्ञान का युग है। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य ने जितनी भी प्रगति की है वह सब विज्ञान की ही देन है। यह हम सब भली भांति जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। ठीक, देखिए विज्ञान जो है आज के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है और मनुष्य आजकल जितनी भी प्रगति किया है वो सब विज्ञान की ही देन है। और हम लोग जो मनुष्य है वो भली भांति जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है। और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं वह नए नए आविष्कार करता जा रहा है। ठीक, अब देखिए इसके आगे विज्ञान क्या है। देखिए विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। देखिए विज्ञान क्या है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ क्या है, वी का अर्थ है विशेष। ठीक, वी का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानना। ठीक, वी का अर्थ है विशेष, ज्ञान का अर्थ है जानना, यानी इस प्रकार किसी विशेष को जानना ही विज्ञान है। विज्ञान ने आज हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है, अतः विज्ञान किसी वरदान से कम नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान है वो किसी वरदान से कम नहीं है। अब देखिए आगे अगला टॉपिक है विज्ञान के बढ़ते कदम। देखिए किस प्रकार से विज्ञान के कदम बढ़ रहे हैं। विज्ञान की वजह से मनुष्य का जीवन बहुत आरामदायक हो गया है, इससे हमारे समय की भी बचत होती है। ठीक, विज्ञान की वजह से क्या हुआ है, मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही ज्यादा आरामदायक हो गया है, इससे इसमें जो है कि हमारे समय की भी बचत होती है। बढ़ते कदम में देखिए सबसे पहले घर में आप देखिए, आज हमारे घर में इंडक्शन, कूलर, फ्रिज, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, स्कूटर आदि ये सब किसकी देन है, ये सब विज्ञान की ही देन है। अब सुरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या किया है, आज ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा, पासवर्ड, वर्चुअल ताले आ जाने से सुरक्षा के क्षेत्र में कई सारे बदलाव हुए हैं। ठीक, उसी तरह से आप किसान में देख लीजिए कि उसमें क्या है, आजकल पहले क्या होता था कि लोग जोताई करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत लगता था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल है वो मशीन आ गया है, मशीन चालू कर दे रहा है और क्या हो जा रहा है कि खेत में पानी भर जा रहा है, मशीन के द्वारा खेत जोता जा रहा है। ठीक, अब अगला देखिए आगे टॉपिक आगे है विज्ञान से हानि। विज्ञान से किस प्रकार से हानि है, विज्ञान ने यदि हमारे जीवन को सर्वसुलभ बनाया है तो वहीं कई सारी समस्या भी उत्पन्न की है। ठीक, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न की है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से बढ़ते औद्योगिकीकरण से वातावरण में बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। वातावरण में क्या है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वातावरण प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण जो वातावरण है
प्रदूषण का जो वातावरण है उसका क्या हो रहा है, स्तर बढ़ रहा है, और बढ़ने के कारण क्या है, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। कोरोना वायरस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कोरोना वायरस इसका आपके सामने उदाहरण है कि आजकल क्या है कि बीमारियां, बहुत ही नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है जिनका हम नाम भी नहीं सुने हैं। यदि आज के समय में इंटरनेट बंद हो जाए तो कई करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये है कमियां। अगर विज्ञान हमें एक तरफ से, विज्ञान से हमें लाभ है तो दूसरी तरफ हानि भी है। अब इसका देखिए उपसंहार। हम देखते हैं कि जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान के भी दो पहलू हैं। एक और विज्ञान से हमने बहुत कुछ अर्जित किया है तो दूसरी ओर हमने बहुत कुछ खोया है। विज्ञान में कहावत है कि विज्ञान एक अच्छा नौकर तो है। विज्ञान क्या है, एक अच्छा नौकर है किंतु एक बुरा मालिक भी है। यदि हमने विज्ञान का सही इस्तेमाल किया तो यह हमारे लिए लाभदायक होगा, और इसका अगर हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा हानि हो सकता है। तो ये हमारा हो गया निबंध। ठीक, हमारा निबंध पूरा हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए, अथवा राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो हम लिखेंगे जन्मदिन पर मित्र को जो उपहार भेजा गया है उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए प्रिय मित्र संजीव। ठीक, गिफ्ट किसके द्वारा दिया गया है, उपहार संजीव के द्वारा दिया गया है, तो संजीव को धन्यवाद पत्र देना है। प्रिय मित्र संजीव नमस्ते। सबसे पहले मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे जन्मदिन को याद रखा और मुझे इतना सुंदर उपहार भेजा। तुम्हारा भेजा हुआ उपहार मुझे बहुत पसंद आया और यह मेरे लिए बहुत ही खास है। ये उपहार तुमने जो भेजा है वो मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारे इस उपहार ने मेरे जन्मदिन को और भी खास बना दिया। मैं तुम्हारा हृदय से आभारी हूँ। ठीक, बहुत बड़ा नहीं, इतना ठीक है, इतना हम लिख लेंगे पत्र। उसके बाद लास्ट में देखिए लिखेंगे तुम्हारा मित्र, नाम, पता, और यहाँ पे क्या करेंगे, दिनांक डालेंगे। ठीक, ये हमारा 10वां प्रश्न भी पूरा हुआ। तो हमने ये जो है कि 2024 का जो ये पेपर है पूरा हमने सॉल्व करवा दिया है। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।